हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग इंडियन जियोग्राफी को पढ़ने वाले हैं। यानी भारत का भूगोल को पढ़ने वाले हैं। भारत का भूगोल को पढ़ने वाले हैं। भूगोल यानी जियोग्राफी। जियोग्राफी जियोग्राफी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। और भूगोल के जो पिता हैं इरेतोस्थनीज को इरेस्तो इरेस्तोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। इरेस्तोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। आज के समय में जो आप विश्व मानचित्र पर सभी देश को या महादेश को देख रहे हैं, क्या पहले भी ये सभी देश इसी प्रकार थे? तो ऐसा नहीं था। लगभग करोड़ों वर्ष पहले ये सभी जो है आपस में सटे हुए थे। आपस में सटे हुए थे और इस स्थलीय भाग को पेंजिया कहा जाता था। और इस स्थलीय भाग को पेंजिया कहा जाता था। और पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था, पेंजिया के चारों तरफ में जो जलीय भाग था उसे पैंथालासा सागर कहा जाता था। पैंथालासा सागर कहा जाता था। और करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ, इसमें विभाजन हुआ। करोड़ों वर्ष पूर्व इसमें विभाजन हुआ। और कुछ हिस्सा जो है ऊपर की ओर खिसका और कुछ हिस्सा जो है इसका नीचे की ओर खिसका। जो हिस्सा ऊपर की ओर खिसका उसको अंगारा लैंड कहा जाता है। अंगारा लैंड या लोरेंसिया कहा जाता है। लोरेंसिया कहा जाता है। और जो हिस्सा नीचे की ओर खिसका उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। अगर बात करें अंगारा लैंड के अंतर्गत आने वाले भाग की, तो अंगारा लैंड के अंतर्गत आपका उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया। भारत जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, लेकिन भारत अंगारा लैंड का भाग नहीं है। भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, क्योंकि भारत जो है मेडागास्कर से ही टूटकर उत्तर की ओर खिसका है और यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गया है। यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गया है। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो जलीय भाग था उसे तेथिस सागर कहा जाता है। तेथिस
33 सागर कहा जाता है। आज जो हिमालय देख रहे हैं उसके स्थान पर पहले 33 सागर हुआ करता था। और भारत की अगर बात करें तो भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला भाग है, प्रायद्वीपीय भारत है, वो भारत का सबसे नवीनतम भूभाग है। और जो भारत का उत्तर भारत का विशाल मैदान जो आप देखते हैं वो भारत का सबसे नवीन भूभाग है। तो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आने वाले अगर भूभाग की बात करें तो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अपना भारत है। भारत भी जो है गोंडवाना लैंड का ही भाग है। भारत भी जो है गोंडवाना लैंड का ही भाग है। तो ये है आपका गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आने वाले भूभाग। जो आप पृथ्वी को देख रहे हैं, पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल है। फिर भी आप लोग देखिएगा कि पृथ्वी पर पीने वाले जो जल है, जल की कमी नहीं है, लेकिन जो पीने वाला जल है उसकी कमी देखने को मिलती है। फिर अगर इसके बाद हम लोग बात करें तो पृथ्वी जो है लगभग गोलाकार है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमा कहा जाता है। परिक्रमा कहा जाता है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी की यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर ऋतु में परिवर्तन होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूमती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूमती है और अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन रात की घटना होती है, दिन और रात की घटना होती है। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, यानी पृथ्वी यानी एक गोला है, तो लगभग एक चक्कर उसको लगाने में 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। यानी एक चक्कर लगाने में वह 24 घंटा का समय लेती है। यानी 24 घंटा में पृथ्वी जो है एक बार अपने अक्ष पर घूम जाती है, जिस कारण दिन और रात होता है। यानी 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। अगर एक घंटा में निकाले कि एक घंटा में पृथ्वी जो है कितना डिग्री घूमती है, तो एक घंटा में पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। अगर हम वही 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है उसको निकाले, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट यानी 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। विषुवत रेखा जो है वह पृथ्वी के
बीचों बीच से होकर गुजरती है और यह काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, या इक्वेटर, या इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। जब आप 0 डिग्री के ऊपरी हिस्सा को देखिएगा, यानी भूमध्य रेखा को ऊपरी हिस्सा को देखिएगा, तो यह जो ऊपरी हिस्सा है इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और निचली हिस्सा जो है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये आपका भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे में दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री के बाद ऊपर में जाएगा तो 1 डिग्री आएगा। ऐसे टोटल 90 अक्षांश रेखा है, 90 अक्षांश रेखा है, 90 उत्तरी अक्षांश रेखा है। यानी जब ऊपर में जाएगा तो उसे उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे, और जब आप दक्षिण में जाइएगा तो उसे दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। यानी टोटल 90 अक्षांश रेखा है। नब्बे उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 उत्तरी अक्षांश रेखा। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। फिर जब आप नीचे में आइएगा तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। जब आप ऊपर में जाइएगा तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। जब आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर जाइएगा, उत्तरी अक्षांश रेखा पर जाइएगा, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है, अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर बात करें टोटल अक्षांश रेखा की, तो टोटल जो अक्षांश रेखा है टोटल अक्षांश रेखा 179 है, 179 है।
और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली देशांतर रेखा को उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर देशांतर रेखा कहा जाता है और यह 0 डिग्री से खींचा गया, 0 डिग्री से खींचा गया है। और देशांतर रेखा के इस साइड में आइएगा तो इसे पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। और 0 डिग्री के आप पूर्व में आइएगा तो उसे पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब आप पश्चिमी देशांतर की तरफ आइएगा तो यह 180 देशांतर रेखा तक 80 टोटल 180 देशांतर रेखा है, पश्चिमी देशांतर रेखा है। टोटल 180 पश्चिमी देशांतर रेखा है और पूर्वी देशांतर रेखा भी 180 है। यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। अगर बात करें टोटल देशांतर रेखा की तो टोटल जो देशांतर रेखा है वो कुल देशांतर रेखा 360 है। 300 टोटल 360 देशांतर रेखा है। और देशांतर रेखा को ही 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही जीएमटी रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही जीएमटी या ग्रीनविच रेखा या इसी को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही सभी देश अपने समय का निर्धारण करते हैं। जब आप 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में आइएगा यानी पश्चिमी देशांतर में आइएगा तो प्रति डिग्री 4 मिनट की कमी हो जाती है। यानी 1 डिग्री जब आप पश्चिमी देशांतर में आइएगा तो 4 मिनट समय में कमी हो जाएगी, 4 मिनट समय में कमी हो जाएगी। मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर पर 10 बज रहा है और आप 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा में खड़े हैं तो उस समय पश्चिमी देशांतर रेखा में समय क्या हो रहा होगा तो इसको देखते हैं। यानी 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर होता है, तो 40 डिग्री 160 मिनट। जब इसको आप घंटा में बदलिएगा तो लगभग 2 घंटा 40 मिनट हो जाएगा, 2 घंटा 40 मिनट। और जब आप 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में आते हैं तो प्रति डिग्री 4 मिनट की कमी हो जाती है। यानी जब आप 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर आइएगा तो 2 घंटा 40 मिनट की कमी हो जाएंगी। यानी जब आप 10 बजे में से 2 घंटा 40 मिनट को घटा दीजिएगा
तो समय जो है 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 7:20 हो रहा होगा। 7:20 हो रहा होगा। जब आप 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में आइएगा, भारत को ही ले लीजिए। भारत जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का जो मानक समय रेखा है, यानी भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री से खींचा गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। यानी 82.5 डिग्री 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब आप 82.5 डिग्री को घटाइएगा तो यानी 82.5 डिग्री होगा। 82.5 डिग्री के जब आप मान निकालिएगा यानी 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में लगभग 5 घंटा 30 मिनट जो है 5 घंटा 30 मिनट। यानी जब आप 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी देशांतर में जाते हैं तो प्रति देशांतर 4 मिनट समय में वृद्धि होती है। यानी मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 10 बज रहा है तो वहीं भारत में समय क्या हो रहा होगा, तो उसमें 10 में आप 5 घंटा 30 मिनट को जोड़ दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है और पूर्वी देशांतर में समय जो है आगे होता है और पश्चिमी देशांतर में जो समय है पीछे होता है। यानी 3:30 हो रहा होगा। समय जो है 3:30 भारत में हो रहा होगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे महादेश को, यानी महाद्वीप को। महादेश तो विश्व में 7 महादेश है। 7 महादेश है। ये आपका उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर है ग्रीनलैंड, और ये है आपका यूरोप वाला हिस्सा, यूरोप। ये है आपका अफ्रीका, अफ्रीका, यूरोप, ये आपका दक्षिणी अमेरिका,
नीचे में है अंटार्कटिका। यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये है आपका एशिया वाला हिस्सा, एशिया वाला हिस्सा। और अपना देश भारत यहाँ पर है। और विश्व के 7 महादेश को देखें तो सबसे बड़ा महादेश जो है एशिया है। एशिया जो सबसे बड़ा महादेश है। दूसरा नंबर पर है अफ्रीका। तीसरा पर है उत्तरी अमेरिका। चौथा पर है दक्षिणी अमेरिका। पांचवा नंबर पर है अंटार्कटिका। छठा पर है यूरोप। और सातवां है आपका ऑस्ट्रेलिया। यानी विश्व का सबसे बड़ा महादेश जो है एशिया है, सबसे बड़ा महादेश। वहीं सबसे छोटा महादेश जो है, सबसे छोटा महादेश जो है ऑस्ट्रेलिया है। फिर इसके बाद महासागर को देखेंगे और टोटल 5 महासागर हैं। ये आपका प्रशांत महासागर और एशिया के इधर में देखिएगा, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये वाला प्रशांत महासागर है। ये है अटलांटिक महासागर। और एशिया के नीचे में देखिएगा तो हिंद महासागर है। हिंद महासागर। भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। और भारत जो है एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। फिर है आपका दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। दक्षिणी महासागर को ही अंटार्कटिक महासागर कहा जाता है। अंटार्कटिक महासागर। और इधर में आप देखिएगा ये वाला हिस्सा आर्कटिक महासागर। अगर सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा है अटलांटिक महासागर। तीसरा है हिंद महासागर।
चौथा है आपका दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। दक्षिणी महासागर, पांचवा है आर्कटिक महासागर जो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर जो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के बड़े देशों को, और फिर उसके बाद जनसंख्या के आधार पर विश्व के बड़े देश। तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के बड़े देश, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश जो है रूस है। दूसरा है कनाडा। तीसरा है अमेरिका। चौथा है चीन। पांचवा है ब्राजील। छठा है ऑस्ट्रेलिया। और सातवां नंबर पर है भारत। यानी भारत जो है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां देश है। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। यानी 2.42% है। फिर अगर बात करें जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश जो है चीन है। चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। और दूसरा नंबर पर है अपना भारत। दूसरा नंबर पर है भारत। लेकिन हाल ही की आंकड़ा में यह कहा गया है कि भारत की जो जनसंख्या है 142 करोड़ के आसपास हो गई है। 142 करोड़ के आसपास हो गई है। और 2027 तक भारत जो है चाइना को पछाड़कर विश्व की जनसंख्या के हिसाब से भारत जो है पहला स्थान पर आ जाएगा। तीसरा है अमेरिका। चौथा है आपका इंडोनेशिया। और पांचवा है ब्राजील। जनसंख्या के आधार पर ये 5 बड़े देश हैं और क्षेत्रफल के आधार पर ये 7 बड़े देश हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे द्वीप को। तो वैसा स्थलीय भाग यानी वैसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, वैसा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, वैसा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। अगर बात करें सबसे बड़ा द्वीप की, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क देश का अधिकार है। डेनमार्क देश का अधिकार है। और दूसरा है आपका न्यू गिनी द्वीप।
न्यू गिनी द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी हिस्सा में, यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में न्यू गिनी द्वीप है। तीसरा है आपका बोर्नियो द्वीप। और बोर्नियो द्वीप पर 3 देश का अधिकार है। एक है मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। चौथा है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है अफ्रीका के ठीक दक्षिणी हिस्सा में स्थित है। और पांचवा है बेफिन द्वीप, जिस पर कनाडा का अधिकार है। कनाडा के ठीक ऊपर में ये है आपका कनाडा वाला हिस्सा, इसके ठीक ऊपर में यहाँ पर बेफिन द्वीप स्थित है। फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रायद्वीप को। तो प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जो भूभाग 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है अरब का प्रायद्वीप है। और भारत का जो दक्षिणी हिस्सा आप देख रहे हैं उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, यानी प्रायद्वीपीय भारत वाला जो हिस्सा देख रहे हैं वह प्रायद्वीप है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के बारे में। भारत को कई अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे भारत, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, इंडिया, हिंदुस्तान। ये सभी भारत के ही अन्य नाम हैं। और भारत को इंडिया जो है यूनानियों ने कहकर पुकारा है, यूनानी। और भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहकर पुकारा है, ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहकर पुकारा है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर बात करें भारत की क्षेत्रफल की, तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यह विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। और बात करें भारत की जनसंख्या की, तो भारत की जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार 121 करोड़, और यह लगभग विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। लेकिन 2024 का जब आंकड़ा आया
तो उसमें कहा गया कि भारत की जो जनसंख्या है लगभग 142 करोड़ हो गई है। 142 करोड़ यानी विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 18% के आसपास हो गई है। और भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर, हिंद महासागर के शीर्ष पर और एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले भारत की मैपिंग को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे। तो यह है आपका भारत का मैप। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसको लद्दाख कहते हैं। लद्दाख जो है पूरा भारत के पास नहीं है। ये वाला हिस्सा पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे पीओके कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। और भारतीय लद्दाख है और पीओके के बीच में जो रेखा खींची गई है उसे एलओसी कहा जाता है। और ये है आपका, ये वाला हिस्सा जो है ऑक्साई चीन है, जिस पर चाइना का कब्जा है। ऑक्साई और भारतीय लद्दाख है और ऑक्साई चीन के बीच जो सीमा रेखा खींची गई है उसे एलएसी कहा जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर है आपका जम्मू कश्मीर, यह है हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद पंजाब,
उत्तराखंड, ये है आपका राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, ये है आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमा पर ही दिल्ली स्थित है। दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी नगर है, भारत की राजधानी नगर है दिल्ली। और जो यह हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यह आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और यह है आपका तेलंगाना राज्य, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, यह है तमिलनाडु, और यह है केरल, और यह है कर्नाटक। कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा पर ही यहाँ पर यानी पश्चिमी तट पर गोवा स्थित है, गोवा। और यह है आपका सिक्किम राज्य, और यहाँ पर नेपाल है, नेपाल, यह है आपका नेपाल देश, सॉरी भूटान, भूटान, यह है आपका भूटान, और यह है आपका असम, असम, और यहाँ पर है मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा,
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल हो गए 28 राज्य। और अगर केंद्र शासित प्रदेश को देखें तो यहाँ पर है आपका चंडीगढ़, एक दिल्ली, दो यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे है दिल्ली। फिर यहाँ पर है आपका दमन, दीव और दादर नगर हवेली। दादर नागर हवेली। फिर उसके बाद है तमिलनाडु में पुडुचेरी, और भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप। और भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो चंडीगढ़ आपका पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया। दिल्ली हो गया, दमन दीव दादर नगर हवेली 3 हो गए, लक्षद्वीप 4, पुडुचेरी 5, अंडमान निकोबार 6, और लद्दाख है और जम्मू कश्मीर। लद्दाख 1 हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दमन दीव और दादर नगर हवेली 5, लक्षद्वीप 7, लक्षद्वीप 6, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 7। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 7 हो गए। और पुडुचेरी जो है मिलाकर 8 हो गया। पुडुचेरी मिलाकर 8 हो गया। पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, लेकिन पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का 4 गो जिला है और 3 राज्य में स्थित है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का 4 जिला है और 3 राज्य में स्थित है। एक है आपका पुडुचेरी और दूसरा है कराईकल। पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वहीं माहे जो है केरल राज्य में स्थित है, और यानम जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। टोटल 4 जिला हो गया पुडुचेरी का। पहला है माहे जो केरल में स्थित है। दूसरा है यानम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और
तीसरा और चौथा यानी पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय या समुद्री सीमा बनाते हैं। तो टोटल भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री या तटीय सीमा बनाते हैं। पहला है आपका गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा और 9वां पश्चिम बंगाल। ये भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय यानी समुद्री सीमा बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा जो है बनाने वाला राज्य जो है गुजरात है। सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है, सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य जो है गुजरात है। और वहीं सबसे छोटी सीमा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य जो है गोवा है। सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य जो है गोवा है। और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सभी जो है 5 राज्य जो है वह अंडमान निकोबार अरब सागर के साथ भी सीमा बनाते हैं, अरब सागर के साथ भी सीमा बनाते हैं। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं है, ये आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये जो है आपका अंडमान बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं, बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जो है वह बंगाल की खाड़ी के साथ भी सीमा बनाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे भारत के 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 16 राज्य जो ऐसे हैं वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो पहला है आपका गुजरात, पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। राजस्थान, पंजाब, 3 हो गए। हिमाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है, 4 हो गया। उत्तराखंड चीन और नेपाल के साथ सीमा बनाता है, 5 हो गया। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाता है, 6 हो गया। बिहार नेपाल के साथ सीमा बनाता है, 7 हो गया। पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ और भूटान के साथ बनाता है, 8 हो गया। और सिक्किम भूटान और नेपाल और साथ साथ चीन के साथ भी सीमा बनाता है, 9 हो गया। और पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत यानी 7 सिस्टर में आने वाले 7 राज्य, 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले 7 राज्य जो है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सभी 7 राज्य। और इधर जो है 9 राज्य, यानी टोटल 16 राज्य जो हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और भारत के अंदर 5 ऐसे राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही जलीय सीमा बनाता है।
तो 5 राज्य ऐसे हैं जो न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ना ही जलीय सीमा बनाता है, जलीय सीमा बनाता है। तो वे 5 राज्य जो हैं, एक है आपका हरियाणा, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका झारखंड, चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा है आपका तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जलीय सीमा दोनों नहीं बनाते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ में स्थलीय सीमा बनाते हैं और 7 देश भी हैं जो भारत के साथ में जलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा, स्थलीय पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं और 7 देश हैं जो भारत के साथ में जलीय सीमा बनाते हैं। 7 देश हैं जो भारत के साथ में जलीय सीमा बनाते हैं। पहला है आपका पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार, चौथा है मालदीव, पांचवा है श्रीलंका, छठा है थाईलैंड और 7वां है आपका इंडोनेशिया। 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ में जलीय सीमा बनाते हैं और 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ में जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो आप लोग स्थलीय सीमा में देख लीजिए कि वे कौन कौन से देश हैं जो जलीय सीमा में शामिल है। तो आपका हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार ये 3 देश हैं जो भारत के साथ में जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा देश है जो भारत के साथ, यानी भारत जो है किस देश के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, तो वह है आपका बांग्लादेश। भारत जो है बांग्लादेश के साथ में सबसे अधिक सीमा साझा करता है। तो ये है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा जो है पश्चिम बंगाल राज्य के साथ करता है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है और बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर जो है भारत के साथ में सीमा साझा करता है। और दूसरा है आपका चीन।
ये जो आप देख रहे हैं ये आपका चीन है। चीन जो है भारत के साथ में 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चीन जो है लद्दाख के साथ है, हिमाचल प्रदेश के साथ में, उत्तराखंड के साथ में, पश्चिम बंगाल के साथ में, और सिक्किम के साथ में। चीन जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। और चीन और भारत के बीच में सीमा रेखा को निर्धारित करने के लिए मैक-मोहन रेखा खींची गई है। मैक-मोहन रेखा खींची गई है। मैक-मोहन रेखा 1914 ईस्वी में खींचा गया है। 1914 ईस्वी में खींचा गया है। फिर उसके बाद है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है भारत के साथ में 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ में सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद नेपाल है। नेपाल जो है वह 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद है आपका म्यांमार। म्यांमार जो है वह भारत के साथ में 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत के साथ में 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ में सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ में म्यांमार जो है सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद है आपका भूटान। भूटान जो है 699 किलोमीटर भारत के साथ में सीमा साझा करता है। भूटान जो है सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ में, असम के साथ में और अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर भारत के लद्दाख वाला हिस्सा से सीमा साझा करता है। यानी अफगानिस्तान जो है भारत के साथ में सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करने वाला देश है। यानी सबसे छोटी सीमा रेखा जो है भारत के साथ में साझा करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे अगर बात करें भारत के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे
बड़ा राज्य जो है पहला नंबर है आपका राजस्थान, दूसरा है एमपी मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्यों का क्रम है, बड़े राज्यों का क्रम राजस्थान जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरा पर है महाराष्ट्र और चौथा पे है उत्तर प्रदेश। चौथा नंबर पर है उत्तर प्रदेश। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार जो है क्षेत्रफल के आधार पर 12वां नंबर पर है। फिर अगर देखें जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर बड़े राज्यों का क्रम, तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। दूसरा नंबर पर है आपका महाराष्ट्र और तीसरा नंबर पर जो है बिहार है। यानी बिहार जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत के अंदर तीसरा स्थान रखता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर है। और जनसंख्या के आधार पर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो जनसंख्या के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश जो है जनसंख्या के आधार पर दिल्ली है। दिल्ली जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत के सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों के साथ में और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। यह आपका उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ही बॉर्डर पर दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला जो 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। पहला है एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ में सीमा बनाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लेकिन उससे पहले भारत की स्थलीय सीमा की अगर लंबाई की बात करें, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। वहीं अगर बात करें भारत की यानी मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई की तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा की जो लंबाई है 6100 किलोमीटर है। लेकिन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल करते हुए जलीय सीमा की लंबाई देखें, को शामिल करते हुए यानी अंडमान और लक्षद्वीप सहित जलीय सीमा की जो लंबाई है वह 7,516 किलोमीटर है। और भारत की संपूर्ण सीमा की लंबाई को देखें, भारत की संपूर्ण सीमा की लंबाई को देखें तो भारत की जो संपूर्ण सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा की लंबाई और जलीय सीमा की लंबाई को जोड़ देंगे तो 22,716 किलोमीटर भारत की संपूर्ण सीमा की लंबाई है। फिर इसके बाद हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार।
तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है लेकिन उससे पहले हम लोग भारत की उत्तरी बिंदु को समझ लेते हैं। भारत की जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल जो है लद्दाख में स्थित है। इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अगर बात करें भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु की, तो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। पिग्मलियन या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वहीं अगर पूछे भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु कौन है, तो भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणी बिंदु है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित केप कैमोरिन है। केप कैमोरिन है। केप कैमोरिन है। वहीं भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु जो है, भारत की पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती है, जो गुजरात में स्थित है। गुहार मोती। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और बात करें भारत की अक्षांशीय विस्तार की, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक, यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक। वहीं भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा तक। वहीं अगर बात करें भारत की देशांतरीय विस्तार की, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, क्योंकि भारत जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है, इसलिए पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। अगर बात करें भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार की, तो भारत का उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है 3214 किलोमीटर में, 3214 किलोमीटर में। वहीं पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर में। यानी भारत का उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वह पश्चिम से पूर्व की तुलना में अधिक है। यानी उत्तर से दक्षिण में जो भारत का विस्तार है पश्चिम से पूर्व की तुलना में ज्यादा विस्तार है। फिर अगर उसके बाद हम बात करें कर्क रेखा की, जो कर्क रेखा है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी भारत को कर्क रेखा जो है 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य से होकर गुजरती है। अगर इसका पश्चिम से पूर्व का क्रम देखें तो पहला है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान,
तीसरा है एमपी, चौथा है छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, फिर उसके बाद त्रिपुरा और अंतिम है मिजोरम। कर्क रेखा का यह पश्चिम से पूर्व का विस्तार है, पश्चिम से पूर्व का क्रम है, पश्चिम से पूर्व का क्रम है। कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। अगर बात करें कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य की, तो हिमाचल प्रदेश जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पंजाब कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, हरियाणा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तराखंड कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बिहार हो गया कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, सिक्किम कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मेघालय कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर भी, नागालैंड भी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगर वही बात करें कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य की, तो कर्क रेखा के दक्षिण में जो स्थित राज्य है महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सभी जो है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य है। अगर बात करें हम लोग भारतीय मानक समय रेखा की, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा, और भारतीय मानक समय रेखा जो है उत्तर प्रदेश के नैनी से खींची गई है और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है, यानी प्रतिच्छेदित करती है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है, जहां से भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा गुजरती है, यानी अगर बात करें भारतीय मानक समय रेखा की, तो भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से खींची गई है। यानी अगर बात करें 0 डिग्री देशांतर रेखा से, तो भारत का जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसीलिए भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे रहता है, 5.5 घंटा जो है आगे रहता है। भारत का जो समय है 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5 घंटा आगे रहता है। यानी अरुणाचल प्रदेश, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो है सबसे पहले दिखाई देगा और गुजरात में सूर्य जो है सबसे बाद में दिखाई देगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में समय की अगर अंतर की बात करें तो लगभग 2 घंटे का समय का अंतर है। इसीलिए सूर्य जो है समय वही हो रहा होगा जो भारतीय मानक समय पर होगा, लेकिन स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। यानी जो सूर्य है वो सबसे पहले
अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा, यानी सूर्योदय जो है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा, और ठीक उसके 2 घंटे बाद जो है, यानी मान लीजिए सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हुआ, तो सूर्योदय जो है गुजरात में कितना बजे होगा, तो 7 बजे, यानी 2 घंटा बाद 7 बजे होगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत के अंदर 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 अलग अलग देश के साथ सीमा बनाता है, 3 अलग अलग देश के साथ में सीमा बनाता है। एक है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ में सीमा बनाता है। दूसरा है सिक्किम। सिक्किम भी 3 देश के साथ सीमा बनाता है, नेपाल, चीन और भूटान। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी 3 देश के साथ में सीमा बनाता है, 3 देश के साथ में सीमा बनाता है, चीन, म्यांमार और भूटान के साथ में। फिर इसके बाद हम देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक और भी समझ लेते हैं। भारत का जो तट है वो टेढ़ी मेढ़ी है। इसको मिलाने के लिए एक आधार रेखा खींची गई है, एक आधार रेखा खींची गई है, और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की सीमा को, यानी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की सीमा को प्रादेशिक सीमा कहा जाता है। और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की सीमा को संलग्न जलीय सीमा रेखा कहा जाता है। और वहीं आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की सीमा को अनन्य जलीय सीमा रेखा कहा जाता है। अनन्य जलीय सीमा रेखा कहा जाता है। प्रादेशिक सीमा तक भारत का पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी 12 नॉटिकल मील तक भारत कुछ भी कर सकता है, यानी द्वीप को भी बसा सकता है, साफ सफाई, टैक्स, अपनी सेना रख सकता है। और प्रादेशिक सीमा से थोड़ा कम नियंत्रण जो है संलग्न सीमा तक होता है, फिर उससे कम नियंत्रण जो है अनन्य जलीय सीमा रेखा तक होता है। इसके बाद हम देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत के दक्षिण पूर्व में, यह आपका उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य
अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। फिर इसके बाद है निकोबार यानी कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और ग्रेट निकोबार। उत्तरी अंडमान के ऊपर में जब देखिएगा तो कोको द्वीप है, कोको द्वीप है। कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। और उत्तरी अंडमान के ठीक उत्तर में लैंडफॉल द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप है। यानी उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से जो अलग करता है कोको चैनल, कोको चैनल जो है कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। मध्य अंडमान जो है सबसे बड़ा भाग है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा है। और दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जहां पर सेलुलर जेल है, पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल। जहां पर काले पानी की सजा दी जाती थी। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन चैनल, यानी दक्कन चैनल जो है दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। और यह है आपका अंडमान और यह है निकोबार। यानी अंडमान को निकोबार से अलग जो है 10 डिग्री चैनल करता है। 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। यहाँ पर है सुमात्रा, इंडोनेशिया का द्वीप है। सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से अलग जो है 6 डिग्री चैनल करता है। यह आपका मालदीव, यह आपका लक्षद्वीप, मालदीव को मिनिकॉय से अलग 8 डिग्री चैनल करता है। वहीं मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग 9 डिग्री चैनल करता है। और लक्षद्वीप का ही है एक कनामुरे द्वीप, जो लक्षद्वीप में ही स्थित है, कनामुरे द्वीप। कनामुरे द्वीप को अमीनी द्वीप से अलग जो है, यानी कनामुरे द्वीप को अमीनी द्वीप से अलग जो है 11 डिग्री चैनल करता है।
भारत को श्रीलंका से अलग जो है, भारत को श्रीलंका से अलग जो है मन्नार की खाड़ी करता है। तो ये है आपका चैनल। फिर इसके बाद हम बात करेंगे लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को भारत के क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का जो संस्कृति है भारत की संस्कृति से काफ़ी भिन्न है। इसीलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भारत की क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया जाता है। तो हम लोगों का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। कल की क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर को पढ़ेंगे, भारत की भूगर्भिक संरचना और भारत के पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान दोनों को हम लोग एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको डेली 25 क्वेश्चन का क्विज कराया जाएगा और क्लास से जुड़े जितने भी इंफॉर्मेशन या पीडीएफ होगा टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।